नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जारी की 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 60% ओबीसी दलित उम्मीदवारों को मिली जगह, महिला कैंडिडेट्स भी शामिल। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने की बैठक। 7 दिन के लिए रैलियों पर रोक के आदेश को चुनाव आयोग ने आगे बढ़ाया। 22 जनवरी तक लगी रोक। चुनावी दौर में गोवा में शिवसेना हुई अकेली। कांग्रेस ने झाड़ा अपना पल्ला। राउत बोले, बिना शिवसेना के कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलेगी। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा। चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुई आपस में बहस। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी हुई चर्चा। यूके की खुफिया एजेंसी पर भड़का चीन। अपनी जासूस के पकड़े जाने पर दिखी चीन की बौखलाहट। सबसे पहले बात यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसकी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। यूपी चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए जारी प्रत्याशियों की इस लिस्ट में बीजेपी ने 107 लोगों को टिकट दिया है। यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने 68% टिकट ओबीसी, दलित और महिला प्रत्याशियों को दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सामान्य सीट पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भाजपा की इस लिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए टिकट बंटवारे पर काफी मंथन किया गया है और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण किया गया है। सर, जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जीत पक्की है और काफी अच्छी तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अभी अचानक से जो लगातार बुरी खबर आनी शुरू हुई थी कि कई सारे ओबीसी लीडर्स वो वापस जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, दलित, महिला विरोधी है, गरीबों के खिलाफ है। तो ये जो लिस्ट आई है वो लिस्ट तमाम नैरेटिव को निरस्त करने वाली लिस्ट है। और इस लिस्ट की खासियत ये है कि 68% जो सीटें जो दी गई है वो ओबीसी, दलित, महिलाओं का इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है। और अगर आप इस लिस्ट को ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जबकि ये जो इलाका है ये इसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम संख्या जो वोटर्स की जो है बहुत ज़्यादा है। इसके पैरेलली अगर आप बीएसपी की लिस्ट को देखें या समाजवादी आरएलडी की लिस्ट को देखें तो उसमें मुसलमान कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये कि आपने इस चुनाव को मुस्लिम वर्सेस ओबीसी कर दिया है। इस चीज़ को आप समझें, ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है माइनस, अब ये गेम जो है वो बेसिकली मुस्लिम प्लस यादव वर्सेस रेस्ट, ये करने की कोशिश की गई। 2 चीज़ें इस लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। एक, जो इनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीबों के विरोध में है, वो नैरेटिव को ख़त्म किया। साथ ही साथ इस चुनाव को पोलराइज करने के लिए एक तरफ मुस्लिम वर्सेस ओबीसी, उसमें वो करने में कामयाब हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चुनाव आयोग के नए फैसले पर। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से चुनाव आयोग ने तमाम तरह की रैलियों, जनसभाओं और नुक्कड़ नाटक जैसे प्रचार पर रोक लगा दी थी। लेकिन हालात जैसे जैसे गंभीर हो रहे थे, रैलियों पर लगी रोक को चुनाव आयोग 1 हफ्ता और आगे बढ़ाने का विचार कर रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ आयोग ने बैठक करके ये फैसला लिया है कि वो 7 दिन के लिए रैलियों पर रोक के अपने आदेश को फिलहाल आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, आप सभाओं और रैलियों पर 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन इंडोर सभाओं को करने की इजाजत अभी भी है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये क्या कोरोना पर रोकथाम लगा पाएगा? साथ ही पार्टियां क्या इसे मानेंगी? देखिए, इस आदेश को कौन मान रहा है? अभी लोगों के ऊपर एफआईआर हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स के ऊपर। अखिलेश यादव ने
एक वर्चुअल रैली बुलाई थी, 2,500 लोग इकट्ठा हो गए। अब ये पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि ये चुनाव इस वक्त कराने का मतलब ही है कि चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से विघ्न डालना। अब आपने कह दिया भाई इंडोर करो, अब इंडोर में भी 50% कैपेसिटी हो, एक सीट छोड़ के एक आदमी बैठेगा। ये चुनाव करवाने का क्या इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी क्या थी? जब आप रैली नहीं करवा सकते, आप नुक्कड़ सभा नहीं करवा सकते, आप जो है जुलूस नहीं निकाल सकते, रोड शोज नहीं कर सकते। वही इलेक्शन 2 महीने आगे चला गया होता तो आसमान थोड़ी गिर गया होता। अभी 1 सप्ताह और आगे बढ़ा है, फिर अगले 1 सप्ताह फिर और आगे बढ़ जाएगा। तो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पास कहां से रिसोर्सेज आएंगे वर्चुअल रैली करने के लिए और मीडिया में प्रचार प्रसार करने के लिए? तो मुझे लग रहा है कि ये तो गलत फैसला हो गया जी। और गलत फैसले को जस्टिफाई करने के लिए और भी गलत फैसले लिए जा रहे हैं। इससे बढ़िया होता कि आप जो है वो बाकायदा चुनाव नहीं करवाते, 3 महीने के बाद आप इस पर चुनाव होता तो कोई आसमान नहीं गिर गया होता। खैर, यहाँ कोई किसी की जान की परवाह किसी को है नहीं। लोग बीमार पड़े, लोगों की मौत हो, राजनीतिक दलों को, सरकारों को वो अपनी राजनीति चमकानी है, जनता का हिसाब किताब किसी के पास है नहीं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर गोवा में अलग थलग पड़ी शिवसेना की। महाराष्ट्र की ही तरह गोवा में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस गोवा में फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर बीजेपी से टक्कर ले रही है। ऐसे में गोवा विधानसभा चुनाव शिवसेना अब एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के खुद को अलग करने को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत के बोल बदल गए और बोले कि गोवा की राजनीति स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस यदि अपने बलबूते पर वहां विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वो इकाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। सर, गोवा में भी शिवसेना 3 पहिए वाली सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, शिवसेना बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है और ये बीमारी हर पॉलिटिकल लीडर को होता है। उनको लगता है कि भाई हर जगह उसको समर्थक हैं, हर जगह उसको जीत मिल जाएगी। और राजनीति का नशा तो ऐसा होता है कि जिन उम्मीदवारों के जमानत जब्त होते हैं, चुनाव से पहले उसको लगता है कि वो जीत रहा है। ये दिक्कत है। खैर, शिवसेना की जहाँ तक बात है, गोवा में इन्होंने, आपने सही कहा कि ये 3 अलग अलग साइज के पहियों जैसा एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में, वैसा ही गोवा में ये करना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से ही कह दिया कि ये सिर्फ लोकल अंडरस्टैंडिंग है। शिवसेना तो अभी यूपीए की पार्ट भी नहीं है। और तो और शिवसेना जिस तरह से हड़बड़ाई हुई है कि भाई उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे हम लड़ेंगे, दरअसल शिवसेना की हालत वो पाकिस्तान जैसी हो गई है, जो हिंदुस्तान से कॉम्पीट करने के चक्कर में तबाह और बर्बाद हो गया। वही हाल शिवसेना का होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से कॉम्पीट करने के चक्कर में, भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में हराने के चक्कर में वो अपनी साख भी खोएगी और वो जो हिंदुत्व पार्टी होने का एक जो दावा ये लोग करते हैं, लोगों की नज़रों में ये उतने ही ज़्यादा वो गिरते भी चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठनों की आज बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद किसान संगठनों की सरकार के साथ ये पहली बैठक थी। लेकिन बैठक शुरू होते ही किसान संगठनों के बीच हंगामा हो गया और ये हंगामा चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हुआ और एक दूसरे की बातों से सहमति नहीं दिखी। किसान संगठन अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए ये संगठन अड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, किसान संगठनों में अब भी आपसी सहमति नहीं दिख रही है, लड़ रहे हैं वो भी चुनाव के मुद्दे को लेकर। साथ ही 26 जनवरी को फिर से एक बार ट्रैक्टर मार्च को लेकर अड़े हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये किसान संगठन कम और दलाल ज्यादा हैं। अब ये बात तो क्लियर है। जब ये शुरू हुआ था तो उसी वक्त हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे, ये सब चुनाव लड़ेंगे। चटुनी ने अलग पार्टी बना ली, तो फिर कोई संयुक्त किसान मोर्चा का नाम बदल के अलग पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में ये चुनाव लड़ रहे हैं। सब राजनीतिक कीड़े हैं। ये आंदोलन, किसान, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। अब
आज जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ? जो वामपंथी माओवादी खालिस्तानी, इस चीज को समझिए कि जो चुनाव लड़ रहा है वो तो इस सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। अगर चुनाव जीतता है, हारता भी है, तब भी वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जो खालिस्तानी, जो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते, वो माओवादी, वो नक्सली, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के रास्ते को ब्लॉक किया था, ये रेडिकल्स, ये नक्सली, ये तो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते, लेकिन हिंदुस्तान के सिस्टम, उसके द्वारा दिए गए अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के अंदर में उपद्रव मचाना चाहते हैं। उन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात से हो गया कि भाई तुम लोगों ने आंदोलन को बदनाम कर दिया, हम लोग तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने वाले थे। और वही लोग अब फिर से कह रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। अब देखना है कि केंद्र सरकार क्या करेगी। फिर माफ़ी मांग करके कहेगी कि भैया इस रूट पे चलना, फिर कोई लाल किले पे पहुंच जाएगा, कोई इस बार रिपब्लिक परेड में विघ्न डालेगा। यही तो इनकी तैयारी है, यही तो इनकी योजना है। आप बीमारी को, उसका इलाज जब तक नहीं करेंगे, बीमारी जाएगी नहीं। ये जो नक्सली हैं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये जो एंटी इंडिया फोर्सेस हिंदुस्तान में, उनको फ्री रन दिया जा रहा है, उसको रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जब तक इनका इलाज नहीं होगा, तब तक ये इस तरीके से हिंदुस्तान में हिंसा भड़काते रहेंगे और देश को डिस्टर्ब करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर चीन की तिलमिलाहट पर। चीन ने खुफिया एजेंसी पर भड़कते हुए उसके दावों को खारिज कर दिया है। चीन ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 की जारी की गई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है, जिसमें एजेंसी ने कहा है कि चीन मूल की ब्रिटिश वकील चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से यूके की संसद में राजनीतिक हस्तक्षेप की गतिविधियों में शामिल है। इस पर चीन की तरफ से कहा गया कि MI5 जेम्स बॉन्ड फिल्म की एक और स्क्रिप्ट बनाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने ली पर आरोप लगाया है कि वो ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों और सांसदों को डोनेशन दे रही है। जब खुद की पोल खुली तो चीन तिलमिला गया। डॉक्टर साहब, पहले तो चीन जासूसी करवाता है और फिर बाद में तिलमिलाहट दिखाता है। ये कोई नई बात नहीं है, चीन की ये स्ट्रेटजी रही है। हमने कल इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस न्यूज़ के ऊपर हमने आपको बताया था किस तरीके से वहाँ के सांसदों को ये लोग खरीदते हैं। और ये सिर्फ सांसद की बात, सिर्फ यूके की बात नहीं है। कैपिटल टीवी ने करीब 6 महीने पहले हमने एक एक्सक्लूसिव जानकारी, बाकायदा वहाँ की जो रिपोर्ट आई थी अमेरिका से, कि जिसमें किस हिसाब से वहाँ की मीडिया, जो तथाकथित जो लिबरल मीडिया है, वामपंथी मीडिया, जो चाटुकारिता में जुटी हुई रहती है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, इन लोगों में को किस तरीके से ऐड देकर लोगों के बीच प्रोपेगेंडा करने का काम चीन कर रहा था। तो ट्रंप सरकार ने बाकायदा इसे एक्सपोज किया था। वो जो ऑफिस जिसके जरिए ये पैसे दिए जा रहे थे, उसको तालाबंद करवाया था ट्रंप ने। अब दिक्कत क्या है, ब्रिटेन में भी ये खुलासा हो गया। ये संसद के अंदर हो रही ये बातें कि सांसदों को ये मना किया जा रहा है कि चीन से कोई फंडिंग ना लें। अब ये जो जेरेमी कॉर्बिन को 5 लाख पाउंड्स, डॉलर नहीं पाउंड्स, वो जो दिए गए, वो तो खुलासा हो गया। अब इनकी कलई पकड़ी जा रही है, कलई खुल रही है। इनका सारा ऑपरेट करने का जो तरीका जो सामने आ रहा है, तो अभी तो ये ब्रिटेन में हुआ, फिर ये फ्रांस में होगा, फिर ये यूएस में होगा, कनाडा में होगा, हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हो चुका है कि हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी उधर से पैसे खा रही है। ये खुलासा कांग्रेस पार्टी ही कर चुकी है। जब यूपीए की सरकार थी, उसी वक्त जो इंटरनल थ्रेट्स, जिसको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि टेररिज्म से ज़्यादा ये नक्सली, ये जो चाइनीज़ दलाल जो घुसे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। इनको सारा पैसा, हथियार, ट्रेनिंग, ये सब चीन और पाकिस्तान के जरिए आता है। तो ये चीन का एक काम करने का तरीका है पूरी दुनिया में कि आप विपक्ष को, वहाँ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, वहाँ की मीडिया को, वहाँ पे काम करने वाले NGOs को आप पैसे देकर के खरीद लें कि ताकि वक्त बेवक्त सरकार के ऊपर डेमोक्रेसी के नाम पे आप घेर सकें।
जी डॉक्टर साहब, इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।